आज हम करेंगे आपकी नेक्स्ट कविता है बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी हुई कविता है बच्चों। यानी कवि हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और बच्चों निराला जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं। और इनका जो काव्यगत स्वर है वो विद्रोह का स्वर भी रहा है। यानी कि जब भी समाज में असमानता इनको नजर आई है तो अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी काव्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के उस शोषक वर्ग के ऊपर करारा व्यंग्य निराला जी ने किया है। और बादल राग कविता भी इसी से संबंधित है कि किस प्रकार से समाज में जब कवि को शोषण नजर आता है, यानी कि दो वर्ग बच्चों समाज में होते हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग वो होता है जो शोषण करता है, अत्याचार करता है, लोगों का खून चूसता है, और शोषित वर्ग जो ये सब कुछ सहन करता है। तो निराला जी को जब भी ये सब कुछ नजर आया तो उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक विद्रोह का जो स्वर है, क्रांति का जो स्वर है, वो समाज के अंदर स्थापित किया। और आपकी बादल राग कविता निराला जी की इन्हीं सब बातों को लेकर लिखी गई है कि किस प्रकार से जब समाज में बहुत अधिक असमानता हो जाती है, इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि शोषण बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो क्रांति होती है। सामाजिक परिस्थितियों को बदलने के लिए क्रांति बहुत अधिक जरूरी है। तो यहाँ पे कवि ने बादल को क्रांति का प्रतीक माना है और बादलों का आह्वान किया है, उनको बुलाया है कि वो आए, समाज में क्रांति लेकर आए, मूसलाधार बारिश करें और हमारे समाज में कीचड़ का जो सफाया है, यानी कि रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उनका विनाश हो। और क्रांति का एक जो मात्र लाभ है बच्चों वो शोषित वर्ग को ही होता है, निम्न वर्ग को होता है। क्योंकि कवि कहते हैं कि उन लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। अमीर वर्ग, पूंजीपति वर्ग जो शोषण करके लोगों का बहुत अधिक धन इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, अमीर बन जाते हैं, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। और इसीलिए हमेशा अमीर वर्ग यानी कि शोषक वर्ग ही क्रांति से डरता है, घबराता है। तो पूरी कविता में उस शोषक वर्ग के प्रति कवि का विद्रोह का जो स्वर है वो नजर आता है और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति नजर आती है बच्चों। तो बादल राग यानी कि बादलों का जो स्वर है, क्रांति का जो स्वर है, जो कवि बादलों को प्रतीक मानकर लेकर आना चाहता है समाज के अंदर, तो ये सारी कविता के अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों कविता स्टार्ट करते हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तो कवि क्या कहते हैं कि हवा रूपी सागर पर बादल इस प्रकार से तैर रहे हैं जिस प्रकार से अस्थिर सुखों पर, यानी कि जो सुख होते हैं जीवन के अंदर वो अस्थिर होते हैं, क्षणिक होते हैं, उनके ऊपर दुखों की जो छाया है वो मंडराती है। तो कवि क्या कहते हैं, तिरती है समीर सागर पर। समीर क्या होता है बच्चों, हवा की। वायु रूपी बादलों पर या वायु रूपी सागर पर बादल इस प्रकार से मंडरा रहे हैं जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में क्षणिक सुखों पर दुखों की जो छाया है वो हमेशा मंडराती रहती है। जबकि दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। दग्ध होता है जलता हुआ, जब संसार निर्दय, भयंकर, क्रूर, विप्लव, क्रांति। तो कवि कहते हैं कि संसार का जो हृदय है, संसार के लोगों का जो हृदय है वो दुखों से जल रहा है, यानी कि शोषण से पीड़ित है पूरा समाज। और ऐसे में क्रूर जो क्रांति है, भयंकर जो क्रांति है वो होने जा रही है। यानी कि बादलों का आह्वान किया है कवि ने, बादलों को क्रांति के रूप में बुलाया है कि वो आए, क्रांति करें समाज में और शोषण का जो सफाया है वो समाज के अंदर से हो जाए। तो इस प्रकार से कवि क्या कहते हैं बच्चों कि संसार के दुखों से जलते हुए हृदय के ऊपर क्रूर क्रांति होने जा रही है। यह तेरी रणतरी, तेरी किसको कहा है, बादलों को, जो क्रांति के दूत हैं, क्रांति के प्रतीक हैं कि हे बादल, ये क्रांति के दूत या क्रांति के वीर तक कवि ने उनको कहा है, जो ये तेरी रणतरी है। रणतरी का अर्थ क्या होता है बच्चों,
युद्ध रूपी नौका जिसमें सवार होकर क्रांति आने जा रही है, भरी आकांक्षाओं से। शोषित वर्ग के लिए बहुत सारी आकांक्षाएं, बहुत सारी इच्छाएं इसके अंदर भरी हुई हैं। घन बादल, बादलों को संबोधित करते हुए कवि ने कहा है कि ये घन, ये बादल, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। भेरी गर्जन, नगाड़ों के समान गर्जना करते हुए जो तुम आ रहे हो। सजग, सावधान हो गए हैं। सुप्त, सोए हुए। अंकुर, धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो अंकुर हैं वो भी सावधान हो गए हैं। तो बादलों को संबोधित करते हुए निराला जी क्या कहते हैं कि तुम्हारी जो ये युद्ध रूपी नौका है, इसके अंदर बहुत सारी आकांक्षाएं, बहुत सारा नए जीवन के प्रति जो उत्साह है वो भरा हुआ है। और नगाड़ों के समान तुम्हारी घोर गर्जना को सुनकर पृथ्वी के अंदर सोए हुए जो छोटे छोटे अंकुर हैं, उनमें पृथ्वी की आशाओं से, धरती के अंदर भी वो नई आशाओं से भर गए हैं। नए जीवन जीने के प्रति उनका जो उत्साह है वो उनके अंदर पैदा हो गया है। नव जीवन की ऊंचा कर से ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल, फिर बार बार। तो कवि क्या कहते हैं, हे विप्लव के बादल, हे क्रांति के दूत, क्रांति के प्रतीक बादल, तुम्हारी नगाड़ों के समान घोर गर्जना को सुनकर धरती के अंदर सोए हुए छोटे छोटे अंकुर, छोटे छोटे पौधे आप कह सकते हो, वो भी नए जीवन की आशा को लेकर, नया जीवन उनको मिलने वाला है, तो वो भी अपने सिर को ऊंचा करके तुम्हें ताक रहे हैं, निहार रहे हैं। कहने का अर्थ कवि का क्या है बच्चों, कि जब क्रांति होगी, यानी कि सब उथल पुथल होगा, परिस्थितियों में परिवर्तन होगा, तो हमारा जो शोषित वर्ग है उसको फायदा होगा, निम्न वर्ग को फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा। तो जो हमारे गरीब लोग हैं, क्रांति के बाद उनके नए जीवन के जो मौके हैं वो उनके पास आएंगे जीने के, यानी कि नया जीवन वो फिर से शुरू कर पाएंगे और उनके जीवन का उद्धार होगा, नई संभावनाएं उनके लिए जीवन जीने की पैदा होंगी। तो इस प्रकार से कवि ने कहा है बच्चों। तो कवि क्या कहते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा शोषित वर्ग है वही क्रांति से उसी को लाभ होता है, और शोषक जो वर्ग होता है, पूंजीपति जो वर्ग होता है, हमेशा ही क्रांति आने से उसके मन में विनाश का जो भय है वो पैदा हो जाता है कि अब सब कुछ उसका नष्ट हो जाएगा। बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार। तो कवि क्या कहते हैं आगे कि जो तुम क्रांति के दूत या प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए, कि जो तुम बार बार गर्जना करते हुए, वर्षण, वर्षा, बारिश और मूसलाधार बारिश करते हुए आ रहे हो, और तुम्हारी इसी घोर गर्जना को सुनकर हृदय थाम लेता संसार, पूरा जो संसार है वो अपने हृदय को थाम लेता है, अर्थात वो भयभीत हो जाता है, कांपने लग जाता है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, तुम्हारी घोर वर्जना के समान, वज्र के समान हुंकार को सुनकर, स्वर को सुनकर या गर्जना को सुनकर पूरा जो संसार है वो कांपने लग जाता है, भयभीत हो जाता है। अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, अश्निपात बिजली गिरने से, शापित धराशायी हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उन्नति पर पहुंचे हुए शत शत सैकड़ों वीर। कहने का अर्थ कवि का क्या है बच्चों, कि शोषक जो वर्ग है वो बहुत सारा शोषण करके ही ऊंचाइयों पर पहुंचता है, अपनी प्रगति करता है, उन्नति करता है। बहुत सारे लोगों का खून चूसने के बाद ही बड़े बड़े जो पूंजीपति या अमीर वर्ग हैं वो बड़े बनते हैं, धन इकट्ठा करते हैं। तो जब क्रांति होती है तो इन सब में उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि तुम्हारी बार बार गर्जना करने से, मूसलाधार बारिश करने से, यानी कि तुम्हारी वज्र के समान कठोर हुंकार को सुनकर पूरा का पूरा जो संसार है वो अपने हृदय को थाम लेता है, कांपने लग जाता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है। और तुम्हारे बिजली गिराने से सैकड़ों ऐसे वीर, बहुत बड़े पूंजीपति वर्ग, अमीर वर्ग जो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए हैं, उन्नति किए हुए हैं, धन इकट्ठा किए हुए हैं, वो भी शापित हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनका भी विनाश हो जाता है। क्षत विक्षत हत अचल शरीर, क्षत विक्षत घायल हो जाते हैं, हत बहुत सारे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अचल शरीर, अचल होता है बच्चों पर्वत, पर्वत के समान
मजबूत शरीर वाले लोग भी यानी कि अमीर वर्ग, वो सब भी विनाश उनका हो जाता है या नष्ट वो हो जाते हैं जैसे ही समाज में क्रांति का बिगुल बजता है, क्रांति होती है। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, गगन स्पर्शी आकाश को छूने की स्पर्धा होड़ लिए हुए लोग वो भी धराशायी हो जाते हैं, उनका भी विनाश हो जाता है। ये शोषक वर्ग के साथ होता है जब क्रांति आती है, यानी कि वो डर जाते हैं, उनका सब कुछ छिन जाने का डर उनको होता है, जबकि शोषित वर्ग के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। उल्टा नए जीवन की जो संभावनाएं हैं वो उनके अंदर आ जाती है कि नया जीवन, नया उत्साह उन लोगों के जीवन के अंदर आने वाला है। तो इसीलिए आगे कवि क्या कहते हैं, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, हल्के हल्के, लघु भार यानी कि हल्के हल्के जो छोटे छोटे पौधे हैं वो क्रांति को देखकर, बादलों की गर्जन को सुनकर, मूसलाधार बारिश को देखकर हंसते हैं। शस्य अपार और हरियाली से युक्त हो जाते हैं, शस्य होता है हरे भरे हो जाते हैं। हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, और हवा के साथ वो हिलते हैं, खिल उठते हैं, और जब वो हिलते हैं तो कवि को लगता है कि वो तुम्हें हाथ हिलाते हुए यानी कि क्रांति के दूत बादल को हाथ हिलाते हुए बुला रहे हैं, तुझे बुलाते, यानी कि बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि वो छोटे छोटे पौधे यानी कि शोषित वर्ग हमारा प्रसन्न होता है, खुश होता है कि क्रांति होने जा रही है, विद्रोह का जो स्वर है वो समाज में फैल रहा है, और वो तुम्हारा आह्वान करते हैं अपने नए जीवन की आशा को लेकर। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, और इसीलिए कवि ने कहा है रव होता स्वर, विप्लव क्रांति, कि क्रांति के स्वर से हमेशा छोटे लोगों को ही लाभ होता है। छोटे लोग यानी कि शोषित वर्ग को, निम्न वर्ग को, गरीब लोगों को, आम लोगों को हमेशा ही क्रांति से फायदा होता है। तो आगे क्या कहते हैं बच्चों कवि, अट्टालिका नहीं रे आतंक भवन, जो हमारे समाज का अमीर वर्ग है बच्चों, शोषक वर्ग जिसको मैं बार बार कह रही हूँ, पूंजीपति वर्ग भी उसको हम कह सकते हैं, तो समाज में उन लोगों के द्वारा जो बड़े बड़े भवन, अट्टालिकाएं जिनको कहते हैं, वो बनाए होते हैं, तो वो किस प्रकार से क्रांति आने के बाद धराशायी होते हैं, उनका विनाश होता है, वो कवि ने वर्णन किया है। अट्टालिका नहीं रे आतंक भवन, रे संबोधन के लिए होता है। तो कवि ने क्या कहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बंगले अपने स्थापित किए होते हैं, क्रांति आने के बाद वो सब कुछ उनसे छीनने वाला होता है, और वो आतंक के भवन बन जाते हैं। आतंक यानी कि डर के घर बन जाते हैं, भयभीत होकर पूंजीपति वर्ग उनके अंदर छिप जाता है। और दूसरी तरफ यानी कि शोषित वर्ग सदा पंख पर ही होता, जल विप्लव प्लावन, पंख होता है कीचड़, सदा हमेशा, जल विप्लव प्लावन, विप्लव क्रांति, प्लावन बहुत सारा फैलाव जब हो जाता है, फैल जाती है कोई चीज, तो कवि क्या कहते हैं, और हमेशा कीचड़ पर ही जल की क्रांति होती है, यानी कि जब क्रांति होती है तो कीचड़ का सफाया होता है, यानी कि समाज से बहुत सारी जो पुरानी रूढ़िवादिता है, विचार है, उनका सफाया हो जाता है। आर्थिक जो असमानता समाज के अंदर स्थापित हो जाती है, क्रांति के बाद वो सब कुछ नष्ट हो जाती है। शूद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, आगे कवि कहते हैं शूद्र यानी कि तुच्छ, प्रफुल्ल खिला हुआ, जलज कमल, यहाँ पे कमल भी शोषक वर्ग का प्रतीक है, पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है बच्चों, और कहा है कि तुच्छ और खिले हुए कमल पे सदा छलकता नीर, नीर यानी कि जल, जिस प्रकार से हमेशा ही कमल जो है पानी के अंदर खड़ा होता है, और जब क्रांति आती है तो उसके ऊपर बहुत सारा जो पानी है वो गिरता है, और उसी को कवि ने आंसुओं का रूप दिया है कि पूंजीपति वर्ग क्रांति आने के बाद आंसू उनकी आंखों से टपकने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, सब कुछ उनको अपना नष्ट होता हुआ नजर आता है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि पूंजीपति वर्ग की जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं वो आतंक के भवन बन जाते हैं, यानी कि डर के घर बन जाते हैं, और हमेशा ही कीचड़ पर जल की क्रांति होती है, जो बहुत सारी बुराइयों का सफाया कर देती है समाज के अंदर से, और तुच्छ खिले हुए कमल पे हमेशा ही
पानी टपकता रहता है, गिरता रहता है, अर्थात पूंजीपति वर्ग की आंखों में क्रांति आने के बाद आंसुओं के सिवा, दुखों के सिवा, डर के सिवा कुछ भी कवि को नजर नहीं आता। और शोषित वर्ग हमारा रोग शोक में भी हंसता है, शैश्व का सुकुमार शरीर। रोग शोक, रोग यानी कि बीमारी में, शोक दुखों में। शोषित जो हमारा वर्ग है तो उसको एक बच्चे की तरह कवि ने लिया है कि जिस प्रकार से शैश्व यानी कि बच्चे का सुकुमार शरीर, कोमल शरीर रोग और दुखों में भी हंसता हुआ रहता है, उसी प्रकार से हमारा शोषित वर्ग यानी कि निम्न वर्ग, गरीब वर्ग, आम जनता हमारे देश की, वो दुखों में भी, बीमारियों में भी, अत्याचारों में भी, शोषण में भी हंसकर अपना जीवन काट लेती है। और क्रांति का उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो हमेशा लाभकारी ही होता है। उनको क्रांति से किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। रुद्ध कोश एक क्षुब्ध तोष है। क्षुब्ध होता है बेचैन, तोष संतोष जो होता है, रुद्ध रुका हुआ, कोश खजाना। तो कवि ने कहा है कि पूंजीपति वर्ग के पास बहुत सारा जो धन है वो इकट्ठा किया हुआ होता है और उसके बाद भी वो लोग संतुष्ट नहीं होते, बेचैन होते हैं, व्याकुल होते हैं। संतोष नाम की कोई चीज उनके पास नहीं होती। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। अंगना अंग अपनी स्त्रियों के अंगों से लिपट कर भी, यानी कि अपने बड़े बड़े महलों में रहते हुए भी, वो अंक होता है गोद में, भय की गोद में वो कांप रहे होते हैं। यानी कि क्रांति होने के बाद उनको अपना सब कुछ छीन जाने का, नष्ट होने का जो डर है वो सताए होता है। यानी कि उनको अब लगता है कि उनका जो अंत है वो नजदीक है। इसलिए कवि ने कहा है कि वो अपने बड़े बड़े महलों में, अट्टालिकाएं कहकर व्यंग्य जिनके ऊपर कवि ने किया है, उनमें रहते हुए भी, अपनी स्त्रियों के साथ रहते हुए भी भय के कारण कांप रहे होते हैं। धनी वर्ग, कवि ने व्यंग्य करते हुए कहा है कि धनी जो हमारा वर्ग है वो वज्र गर्जन से बादल की है क्रांति के दूत या प्रतीक बादल तुम्हारी वज्र के समान कठोर गर्जना को सुनकर वो कांप रहे होते हैं। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, ढांपना होता है बच्चों ढकना। त्रस्त भयभीत होकर वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और अपने मुंह को ढक लेते हैं, यानी कि छिपा लेते हैं। और उसके बाद भी जो क्रांति का भय है उनके अंदर समाया होता है कि अब सब कुछ उनका खत्म होने वाला है। तो शोषक और शोषित वर्ग के ऊपर किस प्रकार से कवि ने कहा है कि क्रांति का जो प्रभाव है वो पड़ता है। आगे कवि कहते हैं जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर है। कृषक वर्ग के बारे में, हमारे शोषित वर्ग के बारे में, निम्न वर्ग के बारे में, गरीबों के बारे में कवि की क्या विचारधारा है। जीर्ण होता है बच्चों जर्जर और शीर्ण होता है कमजोर, कि जर्जर और कमजोर शरीर उनका हो चुका है, शोषित वर्ग का, कृषक वर्ग का, निम्न वर्ग का, गरीब लोगों का। तुझे बुलाता कृषक अधीर, अधीर होता है व्याकुल होकर, कृषक किसान। तो कवि क्या कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, जो हमारा कृषक वर्ग है, जो बहुत ही जर्जर और कमजोर हो चुका है अपने शरीर से भी, वो तुझे व्याकुल होकर, बेचैन होकर बुलाता है, तुम्हारा आह्वान करता है कि क्रांति हो समाज में और उनके पास नया जीवन जीने का आधार, कोई सहारा उनको मिले। हे विप्लव के वीर, हे क्रांति के दूत या प्रतीक वीर बादल, चूस लिया है उसका सार, उसका सब कुछ शोषक वर्ग ने चूस लिया है, यानी कि छीन लिया है। इतना अधिक शोषण उस वर्ग का हुआ है कि उनके पास जीवन में अब कुछ भी नहीं है। हाड़ मात्र ही है आधार, हड्डियां मात्र ही उनके शरीर के अंदर अब रह गई है, यानी कि हड्डियों का जो अस्थि पिंजर है, हड्डियों का जो ढांचा है वही उनके शरीर के अंदर रह गया है। हे जीवन के पारावार, पारावार होता है सागर या समुद्र, क्रांति के दूत या प्रतीक बादल को कवि ने जीवन का पारावार कहा है, सागर कहा है, समुद्र कहा है, जो कृषक वर्ग के लिए भी, हमारे बाकी निम्न वर्ग के लिए भी, गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए, जनसाधारण के लिए सागर और समुद्र के समान है। यानी कि तुम ही उनके जीवन के सागर हो, समुद्र हो, तुम ही उनका सहारा बन सकते हो। यानी कि क्रांति होने के बाद जो समानता समाज में स्थापित होगी तो हमारे निम्न वर्ग को ही
फायदा होगा, ऐसा कहने का अर्थ कवि का है। तो इस प्रकार से बच्चों ये कविता बहुत अच्छे से आपने करनी है। 2 वर्गों के बारे में कवि ने बताया है और शोषक वर्ग के ऊपर करारा व्यंग्य अपनी लेखनी के माध्यम से कवि ने किया है। इसके अलावा 3 क्वेश्चन बच्चों मैं आपको दे रही हूँ, वो आपने कमेंट करके कमेंट सेक्शन में उनका जवाब आपने देना है। तो सबसे पहले तो आप बताओगे कि निराला जी का जन्म कब, कहाँ और किस रियासत में हुआ। दूसरा, बादल राग कविता में बादल बादल किसका प्रतीक है। और तीसरा, सन 1933 में निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। थैंक यू बच्चों।